तू रुका तो सब कुछ छूट जाएगा, सफल बनने का तेरा सपना टूट जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th विषय विज्ञान के उन 40 चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होने वाला है, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। दोस्तों, झारखंड द्वारा जारी की गई विज्ञान के टोटल 40 प्रश्न जो कि मॉडल प्रश्न पत्र प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए प्रश्न भेजा गया है, ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। सो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, हजामती बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। ऐसे तो हम लोग समतल दर्पण का भी यूज कर लेते हैं, बट हमारा साइंस बताता है कि दाढ़ी अर्थात हजामती बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए और किया जाता है। इसलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी अर्थात एफ एवं वक्रता त्रिज्या अर्थात आर के बीच क्या संबंध है? दोस्तों, एफ बराबर होता है आर बट्टा 2, या आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, आर बराबर एफ बट्टा 2, ये तो नहीं होगा, आर बराबर 2f होता है। एफ बराबर आर बटा 2, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर आर बटा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, थर्ड प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है जो बदलता नहीं है? कौन सी भौतिक राशि? तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ठीक है, ये बदलती नहीं है। वेग बदलता है, तरंग दैर्ध्य बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 प्रश्न में आप लोग देखेंगे, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? दोस्तों, आप लोग देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये हमारा पोल होता है, पी होता है। ठीक है, ये हमारा एफ होता है, मुख्य फोकस होता है। तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात ये गया मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, उसके समांतर चलने वाली किरणें ये एफ से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस अर्थात एफ से होकर के गुजरेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न, 5 में है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, सीधा प्रतिबिंब 2 दर्पण में बनता है, उत्तल और समतल में। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समतल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बराबर बोला है ना, वस्तु के बराबर, तो वस्तु के बराबर समतल में बनता है और उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है दोस्तों? 2 नियम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या पूछ रहा है? 7 में है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर अर्थात आर बराबर, वक्रता त्रिज्या मतलब आर
50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर है। उसकी फोकस दूरी क्या होगी, एफ निकालना है, ए बराबर वाट, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टा 2, अर्थात आर का वैल्यू 50 बट्टा में 2, तो ये कट जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मीटर फोकस दूरी अर्थात एफ बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, क्या निकल लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक होता है डायोप्टर, और लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं पी से, तो पी बराबर होता है 1/f, तो 1/f, एफ का वैल्यू भी 1 है, 1/1 यानी 1 डायोप्टर, 1d हो जाएगा। और उत्तल लेंस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, इसकी क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, तो 1d कहाँ पर है, ऑप्शन ऑफ बी, ऑप्शन ऑफ बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, क्या होगा, धनात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होगा, इनमें से, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में कितना होता है, देखिए जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, उससे इसमें कम हुआ। और वायु में भी सेम हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो कम किस में हुआ, कांच में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, कांच में। दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे, कांच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, 4D डायोप्टर, चार डायोप्टर किसका वैल्यू है, पी का, लेंस की क्षमता को सूचित करते हैं पी से, पी बराबर 4D दिया हुआ है साथियों। निकालना क्या, फोकस दूरी एफ। अब लेंस कौन सा, अवतल, और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखेंगे आप लोग, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, एफ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f, 1/f, तो 1/f यानी 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी एफ तो निकालना है, पी का वैल्यू दिया हुआ 4D, यहाँ लिखेंगे आप लोग 4D यानी 4 बराबर हो जाएगा 1/f, तो क्रॉस गुना करेंगे ये 4f हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4f बराबर 1, 4f बराबर 1, तो f बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4, ये हमारा मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा 1/4, लेकिन हमारा आंसर दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 1/4 × 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में, यानी 25 सेंटीमीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा, इसमें देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों, प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी एफ बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, पी निकालना है, तो पी बराबर होता है 1/f, 1/f, तो पी बराबर होता है 1/f। अब देखिए यहाँ पर तब फोकस दूरी हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एफ का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/50, 1/50, ठीक है। अब 1/50 तो हम लोग को निकालना है उसकी क्षमता पी, तो 1/f एकदम बिल्कुल है, तो 1/f का मतलब 1/50, ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, सॉरी डायोप्टर में आएगा 1/50, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर, अच्छा, एक मिनट में साथियों, तो ये सेंटीमीटर में है, तो जब भी हम लोग को निकालना रहता है वो मीटर में निकालना पड़ता है, ठीक है। किस में होना चाहिए, फोकस दूरी इसमें मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
मीटर में हम लोग करने के लिए देखिए, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एफ का दिया हुआ है 50। तो इस मीटर में लाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे? 100 से। तो होगा 1/2, 50 दूनी 100, 1/2 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर लगते हैं 1/2, तो यहाँ पर 1/f, एफ का वैल्यू 1/2 हम लोग कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। अर्थात 1 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 2 डायप्टर, लेकिन ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। 2 डायप्टर कहाँ पर देखिए, 2 डायप्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में? फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। क्या निकालना है? पी निकालना है। और हमारा एफ का मान कितना दिया हुआ? एफ का मान हमारा 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए 50/100 से डिवाइड करते हैं, यही हमारा मीटर में आ गया। तो 50 से 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 मीटर। ठीक है, निकालना क्या? पी बराबर होता है 1/f, 1/f। तो 1/f, एफ का वैल्यू हमारा 1/2 है। मेन बट्टा गुना में चेंज करेंगे, है ना। तो इतना बराबर 1 गुना 2 पर जाएगा, 1 नीचे, तो 2 1 2 हुआ ना, 2 डायोप्टर। तो 2, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होगा? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक, यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? तो निर्वात में होगा। कहाँ पर होगा? निर्वात में होगा। ठीक है, निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो वहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसी में आप लोग समझ लीजिए। 14 में दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता यानी उसका गंध बदलने से रोकने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मेरे दोस्तों, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना मतलब ऑक्साइड की परत चढ़ना। अगर एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, C+O2 ये बनाता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब एक परत बन जाएगा। ठीक है, परत चढ़ गया। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे Cu+O2 ये बनाएगा CuO। एक बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बैठाना पड़ जाएगा, यहाँ पर 2 देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए Cu+O2 बन गया हमारा CO कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड एक प्रकार का परत होता है, दैट इज जंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक में दो पदार्थ है और उत्पाद में एक पदार्थ है। तो जब अभिकारक में 2 पदार्थ होता है और उत्पाद में एक पदार्थ बनता है, तो उसे हम लोग संयोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न है, अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दोस्तों, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास होना, कमी होना। तो यहाँ पर देखना है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, और हमारा जो आंसर होगा हमेशा इधर होगा, तीर निशान के बाएं तरफ का आंसर होगा। तो यहाँ देखिए कि कार्बन के साथ, यहाँ देखिए इधर दाएं तरफ हम लोग को केवल देखना है, तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह पदार्थ उपचयित होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रहा है, इधर देखिए मिलने का, लेकिन किसके साथ मिला? कार्बन के साथ। तो कार्बन हमारा हो जाएगा क्या? कार्बन हो जाएगा उपचयित पदार्थ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यानी कार्बन, कार्बन इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साथियों, ये प्रश्न, कौन रासायनिक समीकरण संतुलित है? वाह रे वाह, संतुलित करने के लिए पूछा कि इनमें से कौन सही है। ठीक है ना, यहाँ देखिए CaOH का होल 2 प्लस CO2, यहाँ CO ब्रैकेट में कर दिया CO3, इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये CO3 कर दिया, मतलब ये कार्बन का भी 3 हो गया और ऑक्सीजन का भी 3 हो गया, जो कि यहाँ पर ये गलत किया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ हमारा हो जाएगा CaCO3, केवल कैल्शियम कार्बोनेट का यही होता है। ठीक है ना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग मिलाते हैं, देखिए कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम 1 है, बिल्कुल मिल गया।
ऑक्सीजन 2 और यहाँ 2 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 1 4 बिल्कुल मिल रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन का 2 और इधर भी हाइड्रोजन 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही एज सही लग रहा है इसमें। अब इसमें देखिए, इसमें समीकरण संतुलित नहीं, क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ संख्या 2 है, जबकि हाइड्रोजन का 2 दूना 4 है, ये गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम का आगे 4 है और यहाँ एल्यूमिनियम के नीचे परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ देखिए कॉपर के आगे 2 है, यहाँ कॉपर का आगे 1 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा, CaCO3 कर लेंगे, यहाँ हॉल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। मेरे दोस्तों इसमें बता रहा है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है, आपको पहचाननी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों पहचानने का। देखिए इस संयोजन पहले होगा नहीं, क्यों, क्योंकि संयोजन में हम लोग जानते हैं कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक में 2 पदार्थ होता है या 2 से अधिक पदार्थ होता है। अभिकारक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चलिए 2 पदार्थ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और उत्पाद में एकल पदार्थ होता है। संयोजन के लिए एक, अब ये तीर के निशान दाएं तरफ को क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो उत्पाद में हमारा एकल पदार्थ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डबल पदार्थ है, ये खत्म हो गया। ऊष्माक्षेपी है नहीं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी ऊर्जा हमारा होना चाहिए, ऊष्मा का निर्माण होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। वियोजन, अब देखिए यहाँ पर वियोजन बोल रहा है। वियोजन में क्या होता है दोस्तों, वियोजन में होता है कि अभिकारक में एकल पदार्थ होता है और उत्पाद में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होता है। अब ठीक है, तो ये भी नहीं, यहाँ एकल पदार्थ नहीं है, ये भी खत्म हो गया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इधर देखते हैं, डी। हाँ, डी में विस्थापन, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए पीबी जो होता है, जो लेड पीबी, ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा दिया, है ना, कॉपर को विस्थापित कर दिया और PbCl2 के साथ संयोजन कर लिया, यानी मिल गया, ठीक है। तो इसका होगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी उसको विस्थापित किया, किसको, कॉपर को, तो ये विस्थापन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 20, है ना। देखिए 20 क्वेश्चन में क्या है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। साथियों गंधीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करेगा, प्याज करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, ये सब जितना दिया हुआ है ये सभी हमारा प्राकृतिक सूचक है, लेकिन प्याज हमारा क्या है, गंधीय सूचक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछा है। हड्डियों को जोड़ने के लिए जो चिकित्सक होते हैं वे किसका प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ठीक है, यानी अर्धहाइड्रेट। तो CaSO4 इंटू कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। ये हमारा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ओके। इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर तुरंत देखते हैं हम लोग 22 नंबर। बोलता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। बहुत इजी, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका यदि रासायनिक नाम आपसे पूछे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम पूछता है तब होगा विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 23। वाह रे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देख लेंगे आप लोग। बोलता है चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस चित्र को, कौन सी अभिक्रिया हो रही है दोस्तों। इसमें 2 प्रश्नाली दिया हुआ है ना। इसमें देखिए एक जल है, यानी
और बैटरी है मतलब विद्युत। जल का विद्युत अपघटन किया जा रहा है साथियों। H2O का विद्युत अपघटन किया जा रहा है, विद्युत अपघटन, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा H2+O2, H2+O2 दैट इज ये हमारा विद्युत का अपघटन किया जा रहा है, अर्थात हमारा इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा। संयोजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद वियोजन, ये हमारा आंसर हो जाएगा वियोजन, क्योंकि अपघटन का मतलब होता है वियोजन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, देख लीजिए 24। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल इमली में, सॉरी सिट्रिक अम्ल संतरा में, किसमें? संतरा में, ठीक है, और नींबू में। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दही में, खट्टा दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ओके, और टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है वो होता है इमली में, ठीक है ना। तो इसका टमाटर में कौन सा हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि जो चींटी होता है, चींटी में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक बोली या फॉर्मिक बोली, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। एक नेटल का डंक होता है साथियों, नेटल एक शाकीय पौधा होता है, नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, देखिए 25 नंबर प्रश्न। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तनुकरण मतलब तनुकरण का मतलब हो गया जब जल में H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में के आयतन में कमी हो जाती है तो उसे हम लोग तनुकरण कहते हैं, ठीक है। ये और OH- इसकी सांद्रता में कमी होना, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। H+ यानी H हाइड्रोनियम आयन बोली चाहे H+ बोली, ठीक है, या OH- आयन की सांद्रता में कमी होना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? मेरे दोस्तों, इसमें बताना है कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, मतलब प्रकाश के कारण इसमें अपघटन होगा या वियोजन होगा। तो एकदम बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, Ag+Br, फोटो श्वेत श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। AgBr का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है ना, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Br में चेंज होता है, बदलता है, ठीक है ना। बाकी H2O से H2+O2 में बदलता है, विद्युत के द्वारा होता है, इसमें ऊष्मा के द्वारा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से जब कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त ऊष्मा के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये संयोजन अभिक्रिया दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AgBr एरो Ag+Br। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अमीबा। दोस्तों अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रकार का जलीय एक कोशिकीय जीव होता है, जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है ना। और अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, अमीबा कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बोलता है अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाद की सहायता से करता है दोस्तों, है ना। ये अमीबा क्या करता है ना, जब अमीबा के निकट में कोई भोजन आता है, मान लीजिए खाद्य कण आता है, तो क्या करता है, अपने कुटपाद को बढ़ा करके इसको घेर लेता है और ये हमारा रसधानी का निर्माण कर लेता है। और रसधानी में ये भोजन के साथ साथ जल भी होता है, ठीक है ना। तत्पश्चात ये कहाँ आता है? इसके बाद हमारा द्रव्य में आ जाता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है ये, ठीक है ना। और वहाँ पर इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब अमीबा में क्या होता है ना, अमीबा में जो पदार्थ जो अवशेष के रूप में बचते हैं, शेष पदार्थ अपशिष्ट के रूप में, उसे किसी भी हिस्सा से बाहर निकाल सकता है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला एक कोशिकीय प्राणी होता है। और अमीबा में जो
डिवाइड होता है दोस्तों, अमीबा में जो जनन की क्रिया होती है वो द्विविभाजन के द्वारा होती है या द्विखंडन। द्विखंडन मतलब दो समान भागों में बट करके होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुटपाद की सहायता से। एक चीज और आप लोग जान लेंगे, अमीबा अपना भोजन जिस विधि से ग्रहण करता है उसे बोलते हैं एंडोसाइटोसिस विधि। एंडोसाइटोसिस विधि, साइटोसिस, एंडोसाइटोसिस विधि के द्वारा अपना भोजन, विधि पूछेगा तब एंडोसाइटोसिस किसकी सहायता से करता है, तो कुटपाद की सहायता से करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? इमल्सीकरण मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है। दोस्तों, जब भोजन का पाचन होता है, खासकर कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत्र में होता है। कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत्र में होता है, यानी हम लोग इसको बोलेंगे छोटी आंत। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। तो यहाँ पर जो वसा होता है बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसका पाचन करना संभव नहीं हो पाता है। अतः इसके लिए जो पित्त जो होता है, पित्त लवण उसका खंडन करता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका पित्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। देखिए 29 में क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? मेरे दोस्तों, स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है कि वैसे जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसकी सहायता से? उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए सबसे, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है ये लोग, कहाँ? वायुमंडल से। फिर मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का उपयोग करता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये हमारा स्वपोषी में होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि अमरबेल, अमरबेल एक प्रकार का विषम पोषी है, परपोषी जीव होता है, क्योंकि ये स्वपोषी नहीं है। अमरबेल को जो हम लोग किसी में हम लोग लगा देंगे, किसी में फेंक देते हैं, तो ये लर टाइप का होता है ना, पीला टाइप का। तो ये अमरबेल उससे अपना भोजन लेने लगता है, जहाँ इसको फेंक देंगे तो अपना भोजन वहाँ से लेने लगता है। अतः अमरबेल भी एक प्रकार का परपोषी है। ठीक है ना, जबकि पादप के अंतर्गत है, लेकिन ये परपोषी है क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कवक, कवक भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, अमीबा भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। आम, आंसर होगा आम। आम एक प्रकार का स्वपोषी होता है। आम का पेड़, आम का पेड़, आम नहीं मतलब आम का पेड़ जो होगा वो स्वपोषी के अंतर्गत है, क्योंकि अपना भोजन ये खुद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? दोस्तों, मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। यदि आपसे पूछेंगे मछली में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2, मछली में 2। और सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है दोस्तों जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो उसमें 3 होते हैं। जैसे मेढक, मेढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। श्वसन वर्ण किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्ण कौन है? हीमोग्लोबिन है। श्वसन वर्ण कौन है? हीमोग्लोबिन, अर्थात ऑक्सीजन को वहन करना, ऑक्सीजन को ढोने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में जो पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन जो होता है, यही हमारा श्वसन वर्ण कहलाता है, अर्थात ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ये जो क्लोरोफिल है दोस्तों, क्लोरोफिल इसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी काम होता है संक्रमण से बचाव करना, रोगों की संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। जो रोग होता है उससे जो संक्रमण फैलता है उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमाता है। याद रखेंगे, रक्त का थक्का जमाना प्लेटलेट्स का काम है। लेकिन ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। तो श्वसन वर्ण कौन कहलाएगा? हीमोग्लोबिन, जो किस में पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखिए। 32 में है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क। क्या होता है? वृक्क। तो वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? सबसे जो काम करने वाला जो इकाई है वो वृक्काणु कहलाता है। दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, एक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्काणु। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होगी? वृक्काणु होगी। इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए।
वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, जो हानिकारक वर्ज्य पदार्थ है उसे छान लिया जाता है, उसे हम लोग अपोहन विधि कहते हैं, है ना। डायलिसिस या अपोहन कहते हैं, याद रखेंगे, डायलिसिस भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। डायलिसिस या अपोहन कहते हैं, ठीक है ना। रुधिर में से जो वर्ज्य पदार्थ होता है उसको छानने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? डायलिसिस या अपोहन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना, है ना। डीएनए की प्रतिकृति। तो दोस्तों, जनन के दौरान जो डीएनए जो होता है, माता पिता का डीएनए, वो कितने प्रतिकृति बनाते हैं? 2, याद रखेंगे, 2 प्रतिकृतियां बनती हैं। और जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले एक गुणसूत्र होता है, ठीक है। डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आप लोग इसे याद कर लेंगे। और इसी में इसका जो वाहक होता है, ढोने वाला होता है, उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। जीन यानी डीएनए के क्रियात्मक खंड को बोलेंगे जीन। ओके, तो इसका उत्तर होगा डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन की मूल घटना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। मेरे दोस्तों 35 प्रश्न देखिए। प्रश्न है, ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में बताना है आपको कि किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ये पहले आप लोग जान लीजिए, ये किसका चित्र है? ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का चित्र है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का वाहक होता है, ठीक है ना। तो मलेरिया परजीवी कौन है? ये प्लाज्मोडियम। तो और प्लाज्मोडियम में जो किस विधि द्वारा जनन होता है? वो होता है बहुखंडन। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन। इसलिए ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। मुकुलन यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, तो मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन के एग्जाम्पल आपका हाइड्रा और ईस्ट हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट याद रखेंगे, ये मुकुलन का। विखंडन, विखंडन का मतलब अनेक भागों में भी टूटना, है ना, विखंडन। और होता है पुनरुत्थान, मतलब नए जीवों का विकास होना, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे विखंडन का मतलब आप लोग देखते होंगे कि एक प्लेनेरिया एक जीव होता है। प्लेनेरिया जीव को यदि हम लोग कई टुकड़ों में उसको काट देंगे तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर जनक के समान हो जाता है, वो हमारे विखंडन में आ जाएगा। पुनरुद्भवन का मतलब होता है वही चीज, विखंडित करने के पश्चात जो पुनरुद्भवन, नया जीव उत्पन्न होना, ये भी हमारा पुनरुद्भवन में प्लेनेरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा बहुखंडन। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? दोस्तों, नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। तो ये जब दोनों संलयन करते हैं, है ना, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु, जब दोनों संलयन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या बोलेंगे? निषेचन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है 37। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। और महिलाओं में जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये महिलाओं में होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन आप लोग जानते होंगे, इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हार्मोन होता है दोस्तों, है ना। ये जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पर देखिए थायरॉक्सिन है जो थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। ये घेंघा रोग के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। सॉरी एक मिनट, 38 में क्या कर रहा है? प्रश्न है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? दोस्तों, सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट प्रति स्क्वायर मीटर। तो ये देखिए, एक कहाँ पर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 39 प्रश्न। 39 देखिए, प्रश्न है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग भी लगा लेंगे।
जैव गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन। कौन होता है? मीथेन। सूत्र होता है CH4। क्या होगा? CH4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप, महासागर ये हमारा मान लीजिए महासागर का पृष्ठ ऊपर वाला हिस्सा हो गया, पृष्ठ का जल का ताप और 2 मीटर नीचे गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टोटल 40 प्रश्न यहीं अंत होता है और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस 40 प्रश्नों को अवश्य आप लोग अंत तक देखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी को प्रेस कर लें। धन्यवाद।